अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में पाकिस्तानी अदलिया से एक बगावत 2 फरवरी को हुई थी, जिसके अब सबूत सामने आ गए हैं। क्योंकि सिस्टम को यरगमाल बनाने के खिलाफ एहतजाज करने वाला और इस्तीफा देने वाला यानी कि बगावत करने वाला जज आज सामने आया है और बोल पड़ा है। जज ने दूसरे जजेस को भी पैगाम दिया है, कहता है कि खौफ मत खाओ, अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता मत करो। अब ये सारी कहानी है क्या आखिर? और 2 फरवरी को जिस जज की जानिब से इस्तीफा दिया गया था, आज पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने की जो एक इल्जाम लगाया गया है और पूरे सिस्टम पर, बल्कि बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर जो एक चार्ज शीट लगाई गई है, ये सारी कहानी क्या है आज की इस वीडियो में मैं जरा तफसील से आपके सामने रखूंगा। जबकि वीडियो के इख्तिताम पर जरा बात करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब। ये हफ्ते के रोज यानी 17 फरवरी को अचानक से मंजर आम पर आए और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी। तो आज मुबैना तौर पर उनके जो 3 सफ़ात का बयान सामने आया है, इस बयान की तफसीलात क्या है, इसकी हकीकत क्या है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और ये सबसे अहम सवाल इस वक्त है कि गुज़श्ता 6 रोज से आखिर ये कमिश्नर साहब थे कहाँ, और आज अचानक से ये जो मुबैना तौर पर बयान सामने आ रहा है, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जनाब, आपको याद होगा 2 फरवरी के रोज ही लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफा सामने आया था। इस्तीफा देने वाले जो जज थे उनका नाम था जस्टिस शाहिद करीम। अच्छा, उस रोज भी ये वाहिद इस्तीफा था जिस इस्तीफे पर बड़ा शोर उठा था, क्योंकि उससे कबल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 जजेस मुस्ताफी हुए थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की समझ आती थी कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है और वो कार्रवाई को सामना नहीं करना चाहते, इसलिए वो मुस्ताफी हो गए। जबकि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, जिन्होंने अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस बनना था, अक्टूबर 2024 के बाद, यानी आज से कोई 6 से 7 माह बाद या 8 माह बाद, जस्टिस इजाजुल हसन, वो भी अचानक से मुस्ताफी हो गए। और जो तीसरा इस्तीफा सामने आया था वो जस्टिस शाहिद करीम का था। मगर ये वो इस्तीफा था जिसमें उसी रोज ही, अगर कोई समझने वाला समझना चाहता तो उसमें बड़ी निशानियां थी, और उस इस्तीफे में कुछ इकबाल का फलसफा खुद ही जो था उससे माखूज कुछ अशार लिखे गए थे। सबसे पहले मैं आपको वो अशार पढ़ा देता हूं और फिर आज के रोज जो जज ने पहली मर्तबा लाहौर बार से खिताब करते हुए कुछ इंकशाफात सामने रखे हैं कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुलाकात होती थी, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सिस्टम यरगमाल बना हुआ है, दीगर जजेस को क्या पैगाम दिया। तो वो तमाम तर जो तफसीली उनकी आज की तकरीर के नुकात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले 2 फरवरी का वो जो उनके इस्तीफे का उसमें अशार लिखे गए थे वो आपके सामने रख देता हूं। जज साहब ने फरमाया था, अपने इस्तीफे में लिखा था, आजाद की एक महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरां है सिरे महकूम के औकात, आजाद का अंदेशा हकीकत से मज़कूर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात, महकूम को पीरों की करामत का सौदा, है बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात, इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो ये खैर वो ये सारे अशार अपने इस्तीफे में लिखकर इस्तीफा देकर चले गए। तो आज वो सामने आए हैं और उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उनकी आज की तकरीर के कुछ अहम मंदरजात। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। कुछ जजेस के अंदर भी खौफ की सूरत हाल है, लोगों को डर होता है कि नौकरी चली जाएगी, या इस खौफ से बाहर आओ। मेरा इस्तीफा किसी प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, यह इस्तीफा निजाम के खिलाफ बगावत है। यह इस्तीफा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले देते हैं, अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता ना करो। मैंने इस्तीफे में जो अशार लिखे थे उसकी वजह भी यही थी। इसके साथ साथ वो कहते हैं, अब यहाँ पर जो उनके ऊपर एक मुबैना तौर पर इल्जाम भी ये था कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो जजेस से इस्तीफा लेती है। तो इस हवाले से जस्टिस शाहिद करीम ने क्या कहा, वो कहते हैं, मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 बार इंटरेक्शन हुआ। जब मैं कन्फर्म हुआ, यानी लाहौर हाईकोर्ट के जज के लिए मुझे तैनात किया गया, तो मुझे एक वकील के जरिए मैसेज आया कि चिड़िया घर के कोई साहब हैं, वो आपको कोई रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़े मुतासिर हैं। जज साहब कहते हैं कि मैंने उस वकील को जवाब दिया कि मैंने नहीं मिलना, और कहा कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग है उसके बाद देखूंगा कि वो किस हैसियत में मुझसे आकर मिलना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि दूसरी मर्तबा मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं रावलपिंडी कंटोनमेंट के केसेस सुन रहा था तो तब मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। मुझे किसी ने बताया कि ये आपके लिए वार्निंग है। इसके अलावा मुझे कभी अप्रोच नहीं किया गया। मैंने कभी प्रेशर लेकर ना जजी की है, ना प्रेशर लेकर ये जजी छोड़ी है। मैंने इस्तीफा अचानक नहीं दिया, मैंने दोस्तों से मुशावरत की, और मैंने जैसे पहले काम किया अब वैसे नहीं कर पा रहा था। मैं खजाने पर बोझ नहीं बनना चाह रहा था। फिर वो कहते हैं कि बहुत छोटा एलिमेंट है, वो जुडिशरी में नहीं है, इस बार भी सियासी जमातों और हर इदारों में होता है, और सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है, ये लोग उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं।
پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ ججز میں اب بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ان کی جو سوچیں ہیں وہ محکوم ہیں. یہ ہمیں خوف رہتا ہے کہ چیف صاحب نہ ناراض ہو جائیں, کوئی سیاسی جماعت ہم سے نہ ناراض ہو جائے, اور وہ نہ ناراض ہو جائیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. فیصلہ کرتے وقت ججز کو خوف ختم کرنا پڑے گا. میرا جو استعفیٰ ہے وہ کسی پریشر میں نہیں بلکہ نظام کے خلاف بغاوت ہے. اب میں نے ججی چھوڑ دی ہے, اب میں کوئی اس سے بہتر کام کروں گا. اب یہ جو سارا ان کا بیان ہے یہ بڑا خوفناک ہے. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو شاید اس ایک بیان پر انقلاب آ سکتا تھا. انقلاب آ سکتا تھا جوڈیشل سسٹم میں, انقلاب آ سکتا تھا آزادانہ جوڈیشل سسٹم میں, آزادانہ جوڈیشل سسٹم جو بغیر کسی انوالومنٹ کے ہو, جو فیئرنیس ہو. مگر بدقسمتی کہ ریاست پاکستان کے ہم باسی ہیں, میں بھی بیٹھ کر یہ رونا رو رہا ہوں اور آپ بھی بیٹھ کر یہ سنتے ہیں. اب ذرا میں نے آج سے گزشتہ 2 سے 3 مہینے قبل ایک تحریر لکھی تھی, اس کا جو کچھ جسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ عدالتیں کور کرتے ہیں گزشتہ 3-4 سال سے, جب سے بنیادی طور پر رجیم چینج ہوا, یعنی 9 اپریل 2022 کا دن جب ایک سابق وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. اس کے اب ثبوت جہاں سے آنے تھے وہ آ چکے. مولانا فضل الرحمان جو روح رواں تھے, پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, جو اس پوری عدم اعتماد کے دوران لیڈ کر رہے تھے اس وقت کی اپوزیشن کو جو بعد میں حکومت میں بیٹھی, انہوں نے آ کر بیان دے دیا. تو اس سے بڑا بیان اور کیا چاہیے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس عدم اعتماد میں ملوث تھی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک اور ڈاکٹرائن آتی ہے, بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ ہر 3 سال بعد ایک نئی ڈاکٹرائن آتی ہے. یا ریاست کی کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے, یا ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ہر 3 برس بعد آنے والا ایک شخص جو ہے وہ اس ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے. تو جو موجودہ ڈاکٹرائن ہے اس کا جو ایک مین ہدف تھا وہ پاکستانی جوڈیشری کو بے وقت کرنا تھا. پاکستانی جوڈیشری کو بے وقت کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے. سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا فیصلہ نہیں مانا گیا, یعنی پاکستانی عدلیہ کو بے وقت کیا گیا عدلیہ کے فیصلے نہ مان کے. دوسرا جو کام کیا گیا پاکستانی عدلیہ کو بے وقت کیا گیا وہ یہ کام تھا جناب کہ عدلیہ سے ایسے فیصلے کروائے جائیں جو مکمل طور پر سیاسی نوعیت کے ہوں. ہم نے وہ بھی دیکھا کہ عدلیہ نے یہ بے توقیری بھی پلیٹ میں رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو دی. اور جو تیسرا اور اہم پھر اس معاملے میں ایک موڑ آتا ہے وہ یہ تھا کہ ججز کے اوپر اتنا دباؤ ڈالو کہ وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں. اب جسٹس شاہد کریم نے آج یہ تو نہیں بتایا کہ ان کے اوپر استعفیٰ دباؤ تھا اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا, مگر جہاں وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نظام کو کیپچر کر لیا ہے, میرا یہ جو استعفیٰ ہے یہ سسٹم کے خلاف بغاوت ہے اور دیگر ججز کے نام پیغام ہے کہ آپ خوف کے بت توڑیں, خوف میں فیصلے مت کریں. تو اب یہ ساری صورتحال ہے پاکستانی عدلیہ کی کہ اس وقت جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستانی عدلیہ کے سربراہ ہیں اور اس دوران 3 پاکستانی عدلیہ کے 3 پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے اگر ججز استعفیٰ دیتے ہیں اور ان میں سے پھر ایک جج بولتا ہے اور وہ پورے اس نظام کا تیا پانچا کر دیتا ہے, تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں شفافیت کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ماضی میں جوڈیشل مینوپولیشن ہوتی رہی ہے, پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلتی رہی ہے, یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں پاکستان کے جو کیسز فکس ہوتے تھے سیاسی نوعیت کے, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بجائے کہیں اور ہوتا تھا. یہ الزامات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگا چکے ہیں. مگر موجودہ عدلیہ کی کیا صورتحال ہے یہ نہ تو کوئی صحافی کہہ رہا ہے, نہ تو کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے, نہ تو کوئی وکیل کہہ رہا ہے. اگر یہ 3 طبقہ فکر کے لوگ کہتے تو ایف آئی اے اور جے آئی ٹی کی جو تلوار ہے وہ صحافیوں کے اوپر تو لٹکی ہوئی ہے. اب میں آج کچھ نوٹسز سامنے آئی ہیں اور اس حوالے سے اب جو معاملات ہیں وہ مزید بھی آگے بڑھنے جا رہے ہیں, مگر یہ جو گواہی آج آئی ہے یہ پاکستانی عدلیہ سے آئی ہے. یعنی کہ یہ جج ریٹائرڈ جج یہ بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے 2 فروری کو استعفیٰ دیا, یعنی میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا, تب میں نے یہ سوچا تھا, تب میں یہ سمجھتا تھا کہ سسٹم کو یرغمال بنا لیا گیا ہے, پاکستانی عدلیہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اس سے بڑی ملک کی پاکستانی عدلیہ کی بے توقیری اور کیا ہو سکتی ہے کہ نظام ننگا ہو رہا ہے, مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں کہ وہ اپنی مستی میں مگن ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بنیادی حقوق کا مقبرہ بن رہا ہے, ایک بنیادی حقوق کا مونومنٹ بن رہا ہے اور 23 مارچ کو اس کا افتتاح کرنا ہے اور اس کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے.
कितने खौफनाक बयान आते हैं। अब आ जाते हैं जरा कमिश्नर रावलपिंडी के उस बयान के ऊपर। आपने देखा 17 फरवरी को अचानक कमिश्नर रावलपिंडी आते हैं और वो बयान देते हैं, मगर फिर उसके बाद क्या होता है? कमिश्नर रावलपिंडी साहब गायब है। 17, 18, 19, 20, 21 और आज 22 तारीख, और फिर 22 तारीख को बयान आता है कमिश्नर रावलपिंडी का। अलेज्ड है, ये मुबैना तौर पर है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है? उस वीडियो की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कमिश्नर साहब फरमा के गए थे। दूसरी जानिब ये बयान है। अब इस बयान की हकीकत क्या है? सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ज्यादा मैं नहीं बता सकता, मैं बड़ा डरपोक इंसान हूं, मेरे पर जलते हैं। मैं कुछ सबसे पहले जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब हैं उनका आज का जो मुबैना तौर पर बयानात हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने कहा क्या है, और फिर आगे एंड में थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा आपके सामने। जनाब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बयान दिया है और वो अपने साहब का बयान से मुकर गए हैं। इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए बयान में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहकाने पर बयान दिया। मेरा बयान सरियान गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफी मांगना चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था। मुस्तकबिल में सरकारी मराहत छूटने से परेशान था। एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया गया। ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलविस था, बाद में मफरूर हो गया। सियासी जमात के ओहदेदार से मेरा राब्ता रहता था। मैं सियासी जमात के ओहदेदार की खुफिया मदद भी करता रहा। मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इससे मुलाकात भी की। फिर चट्टा साहब कहते हैं कि इस रहनुमा ने मुझे धांधली, जो इंतखाबात हैं वो धांधली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे देने का वादा किया गया। पहले मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल ना हो, लेकिन इस्तीफ़े का ज़्यादा असर ना होता, जिसके बाद मैंने जज्बाती होकर और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख़त्म हो गई इस बयान की हकीकत। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी साहब कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, जो बड़ा आला पाए का रहनुमा था, उसने मुझे लालच दी कि तुम तो 9 मार्च को रिटायर हो रहे हो, हमारी मदद करो, हम तुम्हें ओहदे देंगे। कोई जी शऊर इंसान ये बात, वो भी एक कमिश्नर जैसा, ये तो एक पाकिस्तान का आम रेड़ी वाला, पाकिस्तान का आम ठेले वाला शख्स जो शायद कभी स्कूल भी ना गया हो, जो सियासत से दूर दूर तक वाकिफ ना हो, वो भी ये बात जानता था कि इस बार इमरान खान की हुकूमत नहीं बनने देनी, इस बार पीटीआई की हुकूमत नहीं बनेगी। वो शख्स भी जानता था कि इमरान खान के खिलाफ ये जो उसके मैंडेट पर 8 और 9 फरवरी को डाका डाला गया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती। मगर कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो हैं वो इतने भोले थे, इतने बेवकूफ थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने वर्गलाया और उस वर्गलाट में आकर उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये वो सारी सूरत हाल है। और उसके बाद फिर आगे बढ़कर कमिश्नर रावलपिंडी साहब कहते हैं कि एक सियासी रहनुमा के मुताबिक सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत थी मुझे। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक आला क़यादत की हिदायत पर मंसूबा तरतीब दिया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद अवाम में नफरत भड़काना था, और मैंने PSL के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया। मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटकाओ जैसे जज्बाती लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए। मुझे कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। कोई भी RO ऐसे अमल में मुलविस नहीं था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कौम और बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमों से माफ़ी मांगता हूँ। ये उनका बयान था। अब ज़रा कोई शख्स जो इसके बयान पर यकीन रखता है, क्योंकि मीडिया पर तो बड़ी बातें हो रही हैं, बयान आया भी, चलाया भी, डिस्कशन भी हो रही है, कोई शख्स ये बता दे कि रावलपिंडी के कमिश्नर साहब जो थे लियाकत अली चट्टा साहब, वो गुज़श्ता 6 दिनों से थे कहाँ, उनके साथ सलूक का हुआ क्या हुआ। और हमने तो गुज़श्ता दिनों कुछ जो आजकल तर्जमान हैं, निके निके तर्जमान हैं कहीं और के, वो आकर हमें मीडिया पर बताते थे कि जी बयान आ रहा है, कमिश्नर रावलपिंडी की वीडियो आ रही है, लेकिन फिर आज क्या हुआ कि 3 सफ़ात की स्टेटमेंट आ गई। तो वीडियो जो आनी थी वो क्यों नहीं आई, 3 सफ़ात की स्टेटमेंट क्यों आई, और कमिश्नर रावलपिंडी साहब हैं कहाँ? वो ज़रा बाहर निकल कर बताएं ना, अपने बयान की वजाहत तो करें। तो जो इन 3 सवालात के जवाब ढूंढ लेगा कि कमिश्नर रावलपिंडी गुज़श्ता 6 दिनों से कहाँ थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया, वीडियो क्यों नहीं आई, 3 सफ़ात का ये जो बयान है वो क्यों आया, तो तमाम तर जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।